हाँ भैया, पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात की थी। जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात की थी तो उसमें यह था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिलेशंस जो हैं उनके आधार पर डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो कोरिलेटेड होती हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का भाग होती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति अकाउंटेबल होती है। ठीक, एग्जीक्यूटिव ही एग्जीक्यूटिव का गठन भी लेजिस्लेटिव में से होता है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। कार्यपालिका से का गठन ही विधायिका से होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरी चीज ये थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया के जो पार्लियामेंट है, सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम आया था ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट। ठीक, ऑल पार्लियामेंट्स यानी कि सभी संसदों की जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट है, एक चीज। दूसरी चीज ये थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जब सबसे पहले वहां पर गठन हुआ तो उसको देखकर भारत में भी, चूंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे पास ऑप्शंस थे, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाए, पार्लियामेंट्री। लेकिन चूंकि एक सिस्टम के तहत हम ब्रिटेन के अधीन रहे, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट्री सिस्टम को तवज्जो दी या महत्वपूर्ण माना और पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत में अडॉप्ट किया गया। तो एक तो ये पॉइंट काम का था। दूसरी चीज, मैंने पिछली क्लास में एक और डिस्कशन किया था कि एक देश ऐसा है जहां पर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों ही सिस्टम फेल किए थे। बाद में उन्होंने दोनों सिस्टम को एड ऑन करके, यानी कि उनको मिक्स करके एक नया सिस्टम बनाया था जिसे हम क्वासी प्रेसिडेंशियल या सेमी प्रेसिडेंशियल कह सकते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक, या इसी को कुछ लोग सेमी या क्वासी प्रेसिडेंशियली बोल देते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी सरकार जिसमें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल यानी कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों सरकारों के गुण या दोनों सरकारों के फीचर्स एक साथ लाए गए। और ये गवर्नमेंट कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ठीक है भैया, ये चीज भी आप लोग नोट कर लें, ये बड़ी काम की चीज थी, ये बिंदु बचा हुआ था हमारा। इसके बाद में आज हम बात करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की। ठीक है भैया, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। सबसे पहली चीज तो यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जैसे ब्रिटेन में है, जापान में है, फ्रांस में है, इटली में भी है। आप चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं इटली भी। संघात्मक की बात करें तो यूएसए में है, अमेरिका, इंडिया में है, कनाडा में भी है, यूएसए, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जर्मनी में भी है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील में भी है। ठीक है, ये जोड़ सकते हैं। अब आती है बात इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या है। तो उसका आधार है डिवीजन ऑफ पावर्स। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। जब यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनिट आप देख ही रहे होंगे, यूनिट का मतलब इकाई होता है। यहाँ एक इकाई, और जब इकाई की बात आती है तो इसका मतलब हो गया एक जगह पावरों का सेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण।
यहाँ केंद्र सरकार का मतलब क्या हो गया, आमतौर पर आप लोग देखते हैं भारत में कि संघ सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें। तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान की अगर बात करें तो उसमें हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। फेडरल सिस्टम की वजह से क्या है कि संविधान द्वारा शक्तियाँ किसको दी गई, केंद्र सरकार को अलग है, जिसे हम संघ सरकार बोलते हैं, राज्य सरकार या स्टेट या प्रोविंस जो होते हैं उनकी शक्तियाँ अलग डिफाइन है, और स्थानीय सरकारें जिसे आप नगर पालिका, नगर पंचायत बोलते हैं या शहरी निकाय बोलते हैं, उनके लिए भी शक्तियाँ डिफाइन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शक्तियाँ, समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं। इसका मतलब हुआ कि केंद्र में शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये शक्तिशाली है, और जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इनके पास इंडिपेंडेंट शक्तियां नहीं हैं। इनके पास वही शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार इनको देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान ने इनकी शक्तियों को डिफाइन नहीं किया, संविधान ने केंद्र सरकार को पावर दी या शक्तियां दी, और केंद्र सरकार ही मेन है। राज्य केंद्र पर निर्भर है, लोकल सरकारें केंद्र पर निर्भर है। अलग से जैसे भारतीय संविधान में या अमेरिका में है कि राज्यों की अपनी शक्तियां डिफाइन है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो जाता है। अब इसकी बात, एक तो सेंट्रलाइजेशन की बात होगी, केंद्रीकरण की। दूसरी चीज, जहां भी एकात्मक सरकार है, आमतौर पे उसका एक फीचर माना जाता है सिंगल सिटीजनशिप भी। एकल नागरिकता। भाई पहला तो हमने आपको बता दिया शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक। दूसरी चीज बता दी सिंगल सिटीजनशिप की एकल नागरिकता होती है। तीसरा, यहाँ शक्तियों का विभाजन ही नहीं है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स का यहाँ पर मतलब नहीं उठता है। तो डिपेंडेंसी किस पर होगी, केंद्र सरकार पर होगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स है वो किस पर डिपेंड हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। अब अगर हम फेडरल की बात करें तो जो फेडरल शब्द है ये फ्यूडस से बना है, लैटिन भाषा के, जिसका मतलब होता है समझौता या पैक्ट। एक तरह का पैक्ट कह लीजिए, ट्रीटी कह लीजिए। अब ये समझौता किसके बीच होता है, ये समझौता होता है फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच। अब ये जो समझौता होता है, इस समझौते का आधार क्या होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान। इसका मतलब यह है कि जिस भी देश में फेडरल गवर्नमेंट होगी वहां पर मैंडेटरी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जब संविधान लिखित होगा तो वो संविधान क्या करेगा, वो संविधान शक्तियों का विभाजन करेगा। जैसे भारत में आप 7वीं शेड्यूल को देखेंगे, 7वीं अनुसूची को, तो 7वीं अनुसूची जो है उसके द्वारा केंद्र और राज्य की शक्तियां बताई गई हैं। 3 तरह की सूचियां हैं उसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वो जो तीनों सूचियां हैं या लिस्ट हैं, उन तीनों लिस्टों से डिवीजन किया गया है शक्तियों का कि केंद्र सरकार के कौन से कार्य हैं, कर सकती है, राज्य सरकारें कौन से कार्य और कर सकती है, और ऐसे कौन से कार्य हैं या कौन से विषय हैं या सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों की दोनों सरकारों को अधिकार है कानून बनाने का। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी हो गया। दूसरा डिवीजन ऑफ पावर्स इसके लिए, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही शक्तियों का विभाजन करता है, किसके बीच करता है, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी चीज, अब जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा और शक्तियों का विभाजन होगा तो संघ सरकार, राज्य सरकारों के बीच मतभेद भी होते हैं, अपने अपने अधिकारों को लेकर कई बार विवाद भी होते हैं। तो उन विवादों के निस्तारण के लिए, निपटारे के लिए कौन होता है, तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका भी होगी।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका काम क्या होता है? संविधान की व्याख्या करना या केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसका निस्तारण करना। इसके अतिरिक्त और क्या होगा? यहां पर हमने बोला कि सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यहां पर फेडरल गवर्नमेंट में माना जाता है डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। हालांकि ये एक फीचर माना जाता है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में तो एकल नागरिकता है, तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई भारत में जब एकल नागरिकता है तो यहाँ फेडरल सिस्टम, तो ये एक स्पेशल फीचर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में है। भारत के संविधान में अगर देखिएगा तो कहीं फेडरल शब्द का भी यूज नहीं है, यहाँ पर यूनियन शब्द का यूज है, जो कि कनाडा से इंस्पायर होकर लिया गया है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ एकात्मक होती है। भारत में एकल नागरिकता रखी गई है। यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? एक नागरिकता तो संघ की और दूसरी जिस राज्य से व्यक्ति है उस राज्य की नागरिकता, जैसे अमेरिका में है। तो इस तरीके से ये फेडरल सिस्टम हो गया, ये यूनिटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया, डुअल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी यहाँ दोहरी होती है, ये भी तो बात आ गई भाई, ये तीन फीचर। इसके बाद में डुअल गवर्नमेंट होती है, दोहरी सरकार। दोहरी सरकार का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि शक्तियों का विभाजन किस में होता है? संघ सरकार, राज्य सरकारों में। तो संघ सरकार जिसे आप फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि संघ और राज्यों के बीच में ये दो तरह की डुअल गवर्नमेंट हो गई। ये फीचर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के। अब एक सामान्य चीज जो आपके काम की और भी ज्यादा बात है वो ये है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फीचर्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का है। एग्जाम्पल के लिए डिवीजन ऑफ पावर्स, डुअल गवर्नमेंट, आपका सिंगल सिटीजनशिप, और उधर दे देगा आपको एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव का रिलेशन। तो जाहिर सी बात है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का रिलेशन जो है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा फेडरल गवर्नमेंट का फीचर नहीं है, या कौन एक फीचर संघीय सरकार का नहीं है या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। नंबर 1 डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। नंबर 2 दोहरी नागरिकता। नंबर 3 डुअल गवर्नमेंट। नंबर 4 सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण एकात्मक सरकार का लक्षण है, फेडरल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल गवर्नमेंट के गठन का आधार क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। सेपरेशन ऑफ पावर किसकी विशेषता थी? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है उसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि मैंने लास्ट में बताया था कि तीनों की तीनों जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव होती है उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? वो आपसे कह सकता है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर इनमें से किस सरकार का फीचर है? नंबर 1 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, नंबर 2 प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, नंबर 3 यूनिटरी गवर्नमेंट, नंबर 4 फेडरल गवर्नमेंट। सिंपल है, सेपरेशन ऑफ पावर किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ पावर्स इनमें से किस गवर्नमेंट का फीचर है? सेम ऑप्शन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। किसका फीचर है? फेडरल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का केंद्रीकरण इनमें से किस सरकार की विशेषता के अंतर्गत आता है? फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। तो सेंट्रल यूनिटरी गवर्नमेंट का वो फीचर माना जाता है किसको? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को इन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं।
ऐसे ही एक क्वेश्चन जो नॉर्मली ये बेसिकली ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, पर ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन भी है। एक सामान्य क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भाई स्टेट के एलिमेंट, राज्य के तत्व क्या होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आपके एसएससी में कई बार आया हुआ है। तो राज्य के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, संप्रभुता, सॉवर्निटी। नंबर 2 पर होता है पॉपुलेशन, भाई किसी भी स्टेट के अंदर जनसंख्या होगी तभी तो होगा स्टेट वो। तीसरी चीज उसकी सीमाएं डिफाइन हो, टेरिटरी हो। और नंबर 4, कोई भी स्टेट जिसे हम स्टेट बोलते हैं उसके लिए 4th कंडीशन होगी कि गवर्नमेंट हो। यानी कि 4 फीचर्स हो गए किसके, आपके स्टेट के एलिमेंट। नंबर 1 स्टेट का एलिमेंट क्या बताया मैंने, सॉवर्निटी, संप्रभुता। नंबर 2 मैंने बताया आपको, आप उसमें पॉपुलेशन ले है। नंबर 3 टेरिटरी डिफाइन, कि भाई इस देश का या इस उसका कितना एरिया है। नंबर 4 पर मैंने बताया गवर्नमेंट। अब एक एक को सरसरी तौर पर डिफाइन भी कर देते हैं। देखिए स्टेट वर्ड पॉलिटिकल साइंस का है। जब हम स्टेट बोलते हैं, ये स्टेट का मतलब हमारे यूपी, बिहार, पंजाब से नहीं है, ये स्टेट का मतलब है पूरी कंट्री से। तो जब सॉवरेनिटी की बात आती है, संप्रभुता जिसे हम बोलते हैं, तो संप्रभुता का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, ऐसी सत्ता जिस पर कोई दूसरा देश या जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। जैसे भारत अपने संबंध किसी भी देश के साथ बना सकता है, क्योंकि भारत 1947 के बाद इंडिपेंडेंट हो गया। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमारी प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपका अमेरिका सॉवरन है, जापान सॉवरन है, ब्रिटेन सॉवरन है। इसी सॉवरन, तो ये क्या हुआ, सॉवरन कंट्री की बात आ गई कि भाई सॉवरन का मतलब हो गया आप किसी के अधीन नहीं है, आप अपने निर्णय लेने के लिए हर एक देश स्वतंत्र है। आमतौर पर आप टीवी में सुनते होंगे कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दिया जाए। तो ये आंतरिक मामलों में दखल की जब बात आती है तो वो क्या होता है, क्योंकि हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरी कंट्रियों से कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल या इंटरफेरेंस ना करें। नेक्स्ट चीज, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड हो या डायरेक्ट गवर्नमेंट हो, जिस तरीके से भी होती है, वो एक सरकार होगी हर स्टेट की अपनी। भाई पाकिस्तान में भी अपनी सरकार है, भारत में भी है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की सरकार जैसी भी है भाई, वो कभी वहाँ पे तानाशाही आ जाती है, कभी क्या कहते हैं, सेना का शासन आ जाता है, तो उनका तो अपना एक सिस्टम ही यूनिक है। हमारा सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ एक प्रॉपर चुनाव होते हैं अपने टाइम फ्रेम 5 साल के बाद में, उसके बाद एक गवर्नमेंट का गठन होता है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद फिर इलेक्शन होते हैं। तो प्रोसेस में हमारा लगातार यही चलते आ रहा है। इसके बाद में पॉपुलेशन, देखिए किसी भी देश के अंदर अगर जनसंख्या ही नहीं होगी, पॉपुलेशन ही नहीं होगी, तो भाई निर्जन द्वीप पे तो कोई शासन करेगा ही नहीं। शासन करने के लिए भी आवश्यक है कि भाई लोगों पर ही तो शासन करोगे। जब लोग ही नहीं होंगे, जनता ही नहीं होगी, पब्लिक ही नहीं होगी, तो शासन किस पर करोगे, पेड़ पौधों पर, घास फूस पर या जानवरों पर। तो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन, वही पॉपुलेशन तो वोट करके एक सत्ता सरकार बनाती है। नेक्स्ट मैंने बताया टेरिटरी, भाई भारत की अपनी सीमाएं हैं, अमेरिका की अपनी सीमा है, जापान की अपनी है, चाइना की अपनी सीमा है। तो ये जो टेरिटरी है डिफाइन है बाकायदा, इस डिफाइंड टेरिटरी के अंदर एक सरकार है। तो इन 4 के 4 एलिमेंट को मिला दो, तब आपका बनता है स्टेट, राज्य। यानी कि एक स्टेट के लिए, कोई भी स्टेट जब हम डिफाइन करते हैं तो स्टेट के लिए 4 चीज जरूरी मैंने बताई, ये चारों चीज होंगी तभी वह स्टेट कहलाएगा। ठीक है भैया। अब एक इसमें, इसके बाद में एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, वो है आमतौर पर डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, लोकतंत्र। बहुत भारी भरकम शब्द है लोकतंत्र। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ये माना जाता है ऐसी शासन व्यवस्था, अगर अब्राहम लिंकन साहब के शब्दों में कहें तो वही जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। यानी कि लोकतंत्र जो लोगों से बना हुआ सिस्टम है, जनता जिसमें सर्वोपरि है, लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र है, अमेरिका लोकतंत्र है, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रहे जिन देशों में
लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पर तानाशाही है। एक ज़माने में नाजीवाद की आप बात करते हैं, आइडियोलॉजी थी, फांसीवाद थी, फासिज्म था, तो वहाँ क्या था, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, यानी कि जनता को निर्णयों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। वहाँ कहीं टोटलिटेरियन स्टेट था, कहीं पर आपका पता लगा डिक्टेटरशिप थी। तो ये इस तरीके के कंट्री रहे कि वहाँ पब्लिक के अधिकारों का हनन हो जाता है। लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता के निर्णयों को तवज्जो दी जाती है। जनता ही डिसाइड करती है कि कौन सरकार में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आती है बात कि भाई लोकतंत्र दो तरीके का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी। सहभागी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पहली बार डायरेक्ट डेमोक्रेसी आई थी एथेंस में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे पहला एग्जांपल ये माना जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम दूसरे रूप में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। इसका मतलब एक लोकतंत्र की वो व्यवस्था जिसमें जनता सीधी भागीदार होती है लोकतंत्र में, उसकी भागीदारी सीधी होती है, इसलिए उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ साधन बताऊंगा मैं आपको। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो हो गई जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं या सरकार को रन करते हैं या उसका गठन करते हैं। और इसीलिए चूंकि आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट हो जाते हैं। आपने अपने प्रतिनिधियों को वोट दिया, वो सत्ता में जीत कर गए, उनके द्वारा फिर सरकार का गठन किया जाता है, उनके द्वारा नियम, कायदे, कानून या विधियों का निर्माण किया जाता है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, मैक्सिमम कंट्रियों में यही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज है तो वो स्विट्जरलैंड को माना जाता है। स्विट्जरलैंड में भी क्यों माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ साधन हैं जैसे रेफरेंडम है, प्लेबिसिट है, रिकॉल है, इनिशिएटिव है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। ये इन दोनों को तो जनमत संग्रह ही बोला जाता है, इसको बोला जाता है वापस बुलाना, इसको बोला जाता है पहल करना। इनका मतलब ये हो गया कि जैसे सरकार अगर कोई निर्णय लेने जा रही है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में, यूरोप के कुछ देशों में क्या है कि सरकार अगर कोई बड़ा निर्णय लेने वाली होती है तो वो जनता के बीच जाके जनता का जनमत संग्रह यानी कि जनता के मतों को जानना चाहती है और जनता को उस पर अपनी राय देने के लिए बोलती है। तो जब जनता उस पर राय देती है तो अगर राय सरकार के निर्णय के पक्ष में आई तो सरकार ने उस बात को मान लिया, अगर सरकार के निर्णय के विरोध में आई तो सरकार उस बात को नहीं मानती है। तो रेफरेंडम, प्लेबिसाइट में यही होता है। रिकॉल में क्या होता है कि आपने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा, अगर वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको उन्हें वापस बुलाने का अधिकार है। तो रिकॉल में क्या होता है, वापस बुलाना। इनिशिएटिव क्या होता है, जब सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है तो जनता स्वयं से इनिशिएट कर सकती है किसी कानून को बनवाने के लिए
या किसी कानून के लिए दबाव बना सकती है और सरकार को ये कह सकती है कि हम ये चाहते हैं कि आप इस विषय पर कानून बनाएं, यानी कि इनिशिएट मतलब अपनी तरफ से पहल करना। ये चारों चीजें जो हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या हो गया कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब ये कि आम आदमी जब वोट डालकर आता है तो जिन्हें वो वोट डालता है वो आपके प्रतिनिधि हुए, रिप्रेजेंटेटिव। वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार का गठन किए, जब सरकार का गठन किए तो उन्होंने जो सरकार बनाई उसके बाद वो कानून बनाते हैं, और जो आम जनता है उसकी इसमें भागीदारी अब खत्म हो गई। यानी कि आपने एक बार वोट दिया, प्रतिनिधि चुने, उसके बाद में प्रतिनिधि आपके बिहाफ पे, यानी कि जनता के बिहाफ पर नियम कायदे विधियों का निर्माण, सरकार शासन को चलाना वो देखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। पूरी दुनिया के अंदर आज मैक्सिमम कंट्रियों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिंबॉलिकली कुछ ही कंट्रियों में अलग अलग, जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जो सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन इसके अलावा बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ को अडॉप्ट कर रखा है। भाई न्यूजीलैंड में भी एडॉप्शन है, आपके ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ राज्यों में है, यूएस के भी एक दो राज्य हैं जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ इन एलिमेंटों को अडॉप्ट कर रखा है। लेकिन ये लोकतंत्र का मतलब ये हो गया। अब लोकतंत्र में क्या होता है, अब ये तो होगी ये चीज़। डेमोक्रेसी का लिटरली मतलब ये है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता न केवल भागीदार होती है शासन व्यवस्था में, सरकार की नीतियां अगर उसके अनुकूल नहीं है तो वह उनकी आलोचना भी कर सकती है। इसको बोला जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि उसे अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली होती है। इसके अलावा जितने भी लोकतांत्रिक कंट्री अगर आप देखेंगे तो उन सब में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लिखित संविधान भी होता है। उन सब देशों में अगर आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार भी होते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। तो लोकतंत्र में जनता को अधिकार ज़्यादा दिए हुए होते हैं, क्योंकि जनता का ही तो शासन है लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक कंट्री जितने भी हैं उनमें सारी अधिकार किसके, अल्टीमेट फाइनल कौन है उसमें, जनता। तो डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता के इन्हीं अधिकारों को हटा दिया जाए, यानी कि आप उनका बोलने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार, इसे खत्म कर दीजिए। लोगों को घूमने फिरने का अधिकार खत्म कर दीजिए। लोगों के क्या कहते हैं मौलिक अधिकार आप खत्म कर दीजिए। जैसे ही आप उसके मौलिक अधिकार खत्म करते हैं, आप उसके तमाम सारी चीज़ें खत्म करते हैं, कहाँ जाना है, उठना बैठना है, क्या खाना है, तुरंत आपकी डेमोक्रेसी कन्वर्ट हो जाएगी तानाशाही में, या फिर चली जाएगी वो कन्वर्ट होकर और हाइट पर डिक्टेटरशिप में। सॉरी, डिक्टेटरशिप के अलावा टोटलिटेरियन स्टेट। डिक्टेटरशिप में तो आपके पॉलिटिकल राइट खत्म होते हैं, और टोटलिटेरियन स्टेट, सर्वाधिकारवादी राज्य, उसमें आपके न केवल पॉलिटिकल बल्कि आपके सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सारे राइट खत्म हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था नाजीवाद, फांसीवाद, यानी कि नाजिज्म और फासिज्म कंट्री। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, प्रेप शॉर्ट की तरफ से आपके लिए आज इतना ही प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।